प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन पार्ट 6 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवंकुर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है साधन के प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको उत्पादन साधनों की आवश्यकता, उत्पादन साधनों का प्रयोग, परिणाम, इस प्रकार से कुछ शब्द दिखाई दे रहा है। इन शब्दों के माध्यम से ही हम आसानी से जो है इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी वस्तु का यदि उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए क्या होगा, हमें विभिन्न साधनों की आवश्यकता होगी। विभिन्न साधन कौन से आप जानते हैं, 5 साधन होते हैं उत्पादन के: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। अब प्रत्येक उत्पादक करना क्या चाहता है, वह वस्तु का उत्पादन तो करता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करे और अधिक से अधिक लाभ कमाए। इसके लिए वह क्या करता है कि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास करता है। उत्पादन वृद्धि करने के लिए वह क्या करेगा, साधनों में वृद्धि करेगा। लेकिन क्या होता है कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन तो स्थिर होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और एक फर्म जो है अल्पकाल में इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि स्थिर साधनों के समूह जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा के साथ जोड़े जाते हैं और उनको बढ़ाया जाता है तो उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से। अब अर्थशास्त्र में इस वृद्धि या इस परिवर्तन को ही हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से के नाम से जानते हैं, और इसे हम साधन के प्रतिफल भी कहते हैं। जो प्रतिफल प्राप्त होगा परिवर्तन करने से, उस प्रतिफल को क्या कहेंगे, हम साधन का प्रतिफल ही कहेंगे। जो हमने इस परिवर्तनशील साधनों में जो वृद्धि की है, उन वृद्धि करने से क्या हुआ है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है। उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि हुई है वही उत्पादन के साधनों के लिए प्रतिफल है। ठीक है, साधन के प्रतिफल या साधन के प्रतिफल का आशय स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। फिर लिखा है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। देखिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपने अभी समझ लिया है। एक बार फिर से बोलता हूं कि एक फर्म जो है उत्पादन के लिए 5 साधनों का या अधिक सब विभिन्न साधनों का प्रयोग करती है, न्यूनतम लागत करती है और अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करती है। इसके लिए अल्पकाल में वह क्या करती है कि कुछ साधन स्थिर रहते हैं, सीमित रहते हैं, और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों में जब वह परिवर्तन करती है तो इस संयोग से जो प्रतिक्रिया होती है, उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे क्या बोलते हैं हम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और इससे जो हमें उत्पादन में वृद्धि प्राप्त होती है उसे साधन का प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा, अल्पकाल में, अल्पकाल मतलब आप जानते हैं अल्पकाल इतनी कम अवधि होती है जिसमें फर्म केवल अपने परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में ही वृद्धि कर सकती है, स्थिर साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो लिखा क्या है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर मतलब वही है कि तकनीक है, स्थिर साधन है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेंगे, केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में है वृद्धि की जाएगी। तो 3 स्थितियां हो सकती हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या हो रहा है, प्रारंभ में यदि साधनों की मात्रा में कुछ वृद्धि की जाती है एक निश्चित अनुपात में, तो उस साधन में की गई वृद्धि की तुलना में जो है उत्पादन की मात्रा में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। या कहने का मतलब ये है कि यदि साधनों में हमने 5% वृद्धि की है तो हो सकता है कि उत्पादन की मात्रा में 15% वृद्धि हो जाए। यह पहली स्थिति है। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें लिखा भी है, स्क्रीन पर लिखा, मैंने मन से बोल दिया लेकिन स्क्रीन पर भी लिखा है कि साधनों में 10% वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि हो जाती है, 15% वृद्धि हो जाती है। आप देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा में ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है, फिर इसे वृद्धि का नियम भी कहते हैं इस प्रकार से। फिर लिखा है इसके बाद भी यदि फर्म उत्पादन बढ़ाती है, उत्पादन के साधनों में वृद्धि करती है, तो फिर उसको दूसरी स्थिति का सामना करना होगा। और दूसरी स्थिति क्या होगी कि जितने अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि करती है फर्म, उतने ही अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, या समान अनुपात में वृद्धि होती है। तो इस स्थिति को हम जो है समता नियम के नाम से भी जानते हैं।
फिर इसके बाद फर्म को लगता है कि और अधिक इकाइयां बढ़ा दी जाएं फर्म के लाभ के लिए परिवर्तनशील साधनों की, तो क्या होगा, अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फर्म जितनी मात्रा में या जिस प्रतिशत से साधनों में वृद्धि करती है उसकी तुलना में उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 30% यदि साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की मात्रा में केवल कितनी वृद्धि होती है, 25%। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ 30% वृद्धि की जा रही है लेकिन उत्पादन कितना बढ़ रहा है, 5% कमी हो रही है। इसलिए इसको, है ना, ह्रास नियम या ह्रास नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लिए क्या लिखा है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लिए अन्य बातें स्थिर रहती हैं, अनुपातिक वृद्धि होती रहती है, समानुपात। ये तीनों स्थितियां जो हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लिए रहती हैं। यह तीनों स्थितियां फर्म को सामना करना होती हैं और तीनों प्रकार के उत्पादन प्रभावित करते हैं फर्म के उद्देश्य को। ठीक है, अब देखिए परिवर्तनशील अनुपातों की अवस्थाएं, परिवर्तनशील अनुपातों की क्या अवस्था, हम उन्हीं नियमों के अनुसार अवस्थाओं को देखने वाले हैं। किस प्रकार की अवस्थाएं, देखिए क्या लिखा है कि एक फर्म जो है जब अपने परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करती है अल्पकाल में, तो उसके सामने 3 स्टेज आती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मतलब 3 चरण आते हैं वो नियम के अनुसार। तो पहली स्टेज क्या है कि जब फर्म जो है पहली अतिरिक्त इकाई लगाती है यदि उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इसका अंत तब होगा जब परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन जो है अधिकतम होगा। कहने का मतलब जो है कि जो नियम था वही पहली अवस्था, पहला नियम कहलाता है कि पहली अवस्था तब प्रारंभ होती है जब परिवर्तनशील साधन की पहली इकाई लगाई जाती है, और इसका अंत कब हो जाएगा, जब परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसलिए इसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है और वहाँ कौन सा नियम, वृद्धि नियम के नाम से जाना जाता था। फिर दूसरी अवस्था क्या होती है, दूसरी अवस्था में यही क्या होता है कि दूसरी अवस्था वहां से प्रारंभ होती है जबकि पहली अवस्था समाप्त हो जाए, अर्थात औसत उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और यह अवस्था जो है, दूसरी अवस्था वहां समाप्त होती है जहां सीमांत उत्पादन जो है शून्य हो जाता है और कुल उत्पादन जो है क्या होता है, अधिकतम होता है। आप जानते हैं कि तीनों उत्पादन अपन पढ़ के आए भी, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन। तो दूसरी अवस्था में यही बताया गया है कि दूसरी अवस्था वहाँ प्रारंभ होती है जब पहली अवस्था समाप्त होती है, और अंत कहाँ पर होता है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है लेकिन कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। इस अवस्था में जो है परिवर्तनशील साधनों का औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से तो अधिक होता है। इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। फिर है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होगा, आपको मालूम है तीसरी अवस्था में कि कुछ और कमी होने लगेगी, उत्पादन में कमी आ जाएगी, तो वह तीसरी अवस्था हो जाएगी। इसमें देख क्या होगा कि इस अवस्था में परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाइयां लगाने से, या जो फर्म इकाइयां बढ़ाती जा रही है उनको लगाने से क्या हो रहा है, उनको लगाने से कुल उत्पादन अब घटता जाएगा। क्यों घटता जाए, आपको मालूम है, पहले भी हम पिछले पेज पर लिखा हुआ शब्दों के माध्यम से देख के आए थे कि वहाँ पर 30% साधनों में वृद्धि की जा रही थी लेकिन उत्पादन में कितनी वृद्धि होती थी, केवल 25% वृद्धि हो पा रही थी। इसलिए हम वहाँ पे देख के आए हैं कि उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि हुई और साधनों की मात्रा में अधिक वृद्धि हुई है। तो इस अवस्था में औसत उत्पादन घटता जाता है परंतु वह धनात्मक ही रहता है। इसे सीमांत प्रेरणात्मक प्रतिफल की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके 3 अवस्थाएं टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, आप इनको समझ सकते हैं, बार बार जो लेक्चर में बोला है उसको सुन सकते हैं। अब अगला है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं। मान्यताएं मतलब आप जान लीजिए कि मान्यताएं क्या होती हैं, नियम होती है, एक प्रकार की स्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो क्या मान्यता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लिए, तीनों नियम लगते हैं, तीनों नियम है उसमें, वृद्धि, समता और ह्रास नियम।
तो इसमें लिखा है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताओं में कुछ जो है साधन स्थिर होते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि परिवर्तनशील अनुपातों के लिए कुछ साधन स्थिर होते हैं। कौन से साधन स्थिर होते हैं? स्थिर साधन स्थिर होते हैं, जैसे प्लांट है, भूमि, भवन, मशीन, इस प्रकार के साधन स्थिर होते हैं अल्पकाल में। तो और कुछ साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील, जैसे कि श्रम है, श्रम के साथ साथ कच्चा माल है, ईंधन, शक्ति आदि क्या होते हैं? परिवर्तनशील। तो पहली मान्यता है जी। दूसरी मान्यता क्या है? संयोग परिवर्तन। संयोग परिवर्तन का मतलब क्या है कि किसी भी साधन की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है आसानी से। अर्थात जो परिवर्तनशील साधन है उनमें आवश्यक नहीं है कि केवल श्रम को बढ़ाया घटाया जाए। अपन उसको है ना, ईंधन को भी घटा बढ़ा सकते हैं, कच्चे माल को भी घटा बढ़ा सकते हैं, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर परिवर्तनशील साधन की जो है सभी इकाइयाँ क्या होती हैं? समान होती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि प्रौद्योगिकी या जो टेक्निक होती है, तकनीक होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार। फिर यह नियम कब लागू होते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम जो होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, अल्पकाल में लागू होते हैं, दीर्घकाल में लागू नहीं होते। दीर्घकाल में तो बदल जाते हैं नियम। फिर इसका संबंध अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध जो है भौतिक मात्रा से, अर्थात वस्तु की जो उत्पादित इकाइयां हैं उनसे है, ना कि वस्तुओं के मूल्य या लागत से। केवल भौतिक मात्रा से संबंध होता है। फिर परिवर्तनशील साधनों के नियम की मान्यताएं इस पर भी प्रस्तुत की गई हैं टेक्स्ट के रूप में। धन्यवाद।